सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी केमिस्ट्री प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपका केमिस्ट्री का पेपर है और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा और खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप रट के जाओगे तो डेफिनेटली वहां भूल जाओगे। तो आप सबके लिए एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसका सॉल्यूशन सर ने डाला है। यहाँ तक जो सॉल्यूशन है वो डल चुका है बेटा। इसके आगे के जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन्हें मैं कवर करूंगी। ऑर्गेनिक क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चनों को सर कवर कर चुके हैं, तो प्लीज आप जाइए वो वीडियो देखिए, आपको वहां से हेल्प मिलेगी। सैंपल पेपर सॉल्यूशन आपको करके ही जाना है। हर एक पेपर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन, इवन फिजिक्स में तो 4 से 5 क्वेश्चन सैंपल पेपर से आए हैं जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन मॉडल पेपर एमपी बोर्ड ने डाला हुआ है। तो सबको देख के जाना है, आए या ना आए। मैंने पहले भी कहा है, चूंकि अब तक के पेपर में आया है तो लास्ट वाले पेपर में रिस्क क्यों लेना, आपको करके जाना है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं इसकी इकाई लिखिए। जिस भी बच्चे ने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा है तो उसे पता होगा कि किसी विद्युत अपघट्य के पदार्थ के विलयन की प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है, क्या बोल रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाता है। एक बार और मैं इसे रिवाइंड करती हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए। विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, तो किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही बेटा उसकी विशिष्ट चालकता है। अतः किसी विलयन की जो विशिष्ट चालकता है इसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। मतलब विलयन से विद्युत का प्रवाह हो जाना चाहिए, इस गुण को ही कहेंगे उसकी विशिष्ट चालकता। और अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई होती है बेटा सीमेंस प्रति मीटर या ओम इनवर्स -1 सेंटीमीटर इनवर्स -1। ओम इनवर्स -1 सेंटीमीटर इनवर्स -1 आपको याद रखना है और विशिष्ट चालकता को कप्पा यानी कि के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो या याद हो गया हो तो एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे या तो ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अथवा वाला जो क्वेश्चन इसी में दिया है वो है बेटा सेल स्थिरांक की परिभाषा एवं इकाई। और यहाँ से सेल स्थिरांक का जो फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला आपको पढ़ के जाना है और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि इससे 2 नंबर में न्यूमेरिकल भी पूछ ले। तो एक बार आज ही सेल स्थिरांक की परिभाषा और इकाई तो मैं बता ही रही हूँ यहाँ पे। आगे हम फिर पीपीटी के अलावा भी जो क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें आपको डिटेल में भी बता देंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि सेल स्थिरांक की परिभाषा और इकाई के साथ साथ आपको इसका फॉर्मूला और इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जानी है। तो सेल स्थिरांक क्या है, सेल कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो शुरू में लिखा है सेल कांस्टेंट, इसे जी से दर्शाते हैं बेटा। ये एक नियतांक यानी कि स्थिरांक है जिसे कि जी से दर्शाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, कोई जो सेल है उसकी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी कि L, जो कि होगी इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई भी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई या दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वो जो इलेक्ट्रोड है उनके ऊपर और नीचे वाला जो गोल एरिया होता है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही बेटा सेल स्थिरांक कहते हैं, यानी कि L/A = G होगा। L/A क्या होगा, G होगा। एक बार और ध्यान से देखिए ताकि आपको याद ही हो जाए। किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी कि L, जो कि लंबाई भी होगी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की, और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यह सेल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ये ऑब्जेक्टिव में बना के भी दे सकता है कि क्या सेल स्थिरांक सेल की ज्यामिति पर निर्भर करता है, या ट्रू फॉल्स सत्य असत्य में दे देगा। तो आपको ये लाइन भी याद रखनी है
कि जो सेल स्थिरांक है वो सेल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। और अगर हम इसकी यूनिट यानी कि इकाई की बात करें तो प्रति मीटर यानी कि मीटर इनवर्स -1 या फिर प्रति सेंटीमीटर इनवर्स -1। ये निकालोगे कैसे? तो चूंकि ऊपर लंबाई है, नीचे क्षेत्रफल, लंबाई का मात्रक भी मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, ऊपर वाले मीटर से नीचे वाला 1 मीटर कैंसिल, तो 1/मीटर बचेगा। मीटर को ऊपर लेके जाओगे तो मीटर इनवर्स -1 आएगा और सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर इनवर्स -1 आएगा, जो कि सेल स्थिरांक की क्या होगी? इकाई। इसके फॉर्मूले L/A से ही इसकी यूनिट यानी कि आप इकाई निकाल सकते हैं। आसानी से करके देख लेना, बन जाएगा। तो अभी तक दो चीजें हमने समझी, दोनों अभी के अभी याद करना है आपको। एक है विशिष्ट चालकता और दूसरा है बेटा सेल स्थिरांक। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, या तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन या 1 लाइनर, आपको कुछ भी इनसे देखने को मिल सकता है, तो छोड़ के नहीं जाना है। अब हम आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो कि है रासायनिक बल गतिकी चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स से ये क्वेश्चन उसने उठाया है। क्वेश्चन क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपको रासायनिक अभिक्रिया के वेग की परिभाषा लिखनी है। तो क्या होता है बेटा रासायनिक अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? तो ध्यान से समझिएगा, इसकी डेफिनेशन है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग वह दर है जिस पर अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होता है। अगर कोई अभिकारक जल्दी उत्पाद में परिवर्तित होगा तो वेग अभिक्रिया का ज्यादा होगा, और अगर कोई अभिकारक धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है उत्पाद में तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग एक प्रकार से दर है उसकी, जिस पर अभिकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित होता है। यह इसे समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब जब अभिकारक उत्पाद में बदलेगा यानी कि धीरे धीरे अभिकारक कम होगा, तभी तो उत्पाद बढ़ेगा। अभिकारक को उत्पाद बनाना है तो अभिकारक में कमी लानी होगी, तभी उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो एक बार और देखो, क्या है रासायनिक अभिक्रिया का वेग? तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग वह दर है जिस पर अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं। इसे समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम इसे गणितीय रूप में देखें तो वेग बराबर होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, और अगर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ होगा तो ये हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि अभिकारक में कमी आएगी, तो इसके सामने माइनस चिन्ह आएगा। और अगर हम उत्पाद के रूप में देखें तो वेग बराबर होगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। कैसे निकालना है? चूंकि दर निकालना है तो दर निकालने के लिए हमेशा समय से भाग दिया जाता है। अगर आपको अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन निकालना है तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन आएगा बेटा, और सामने आएगा ऋण का निशान, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। अगर हम इसकी इकाई यानी कि यूनिट की बात करें तो सांद्रता की इकाई बटे समय की इकाई। अब सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर, और समय की इकाई क्या होती है? प्रति सेकंड। समय नीचे है, समय नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी जो इकाई होगी बेटा किसकी? अभिक्रिया के वेग की, वो होगी मोल प्रति लीटर, और सेकंड नीचे से ऊपर पहुंचा तो प्रति सेकंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड अभिक्रिया के वेग की इकाई होगी। अब पिछला क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। अभिक्रिया के वेग को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, और नहीं हो रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये है हमारी रिवीजन क्लासेस जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेसिक से एकदम 1 बाय 1 मैडम हमें समझाएगी, तो अब वो टाइम गया। अब हमें सिर्फ रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आप जितना अपने आप को स्पीड अप करेंगे आपका उतना फायदा है, और स्लो चलोगे बेटा तो पास होना भी मुश्किल हो जाएगा केमिस्ट्री में। ठीक है, हाँ, स्लो चलने वाली
एक वो है जो है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत दिमाग लगाना होता है, पेशेंटली चीजें धीरे से समझ के हल करनी होती है, किसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ से कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, क्यों क्या हो रहा है वाली सारी चीजें, कारण बताओ क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन इसकी अभिक्रिया इससे हुई तो क्या बनेगा, ऐसे वाले सवाल बहुत आते हैं, यानी कि समीकरण से रिलेटेड, अभिक्रियाओं से रिलेटेड काय में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नंबरिंग भी सबसे ज्यादा होती है, लगभग 28 से 29 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है बेटा। तो आपको उसको भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के जाना है और यहाँ की भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। कल के या शाम के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस वाला वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। तो लगातार अभी जितने दिन टाइम है तो कम से कम 3-4 वीडियोस में हम अच्छे से ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके जो 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं उनमें से आपको 28 के 28 बने, कहीं कोई कमी ना रहे, हमारे तरफ से भी नहीं और आपके तरफ से भी नहीं। तो चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता क्या है, आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। तो क्या है बेटा अभिक्रिया की आणविकता, बहुत इजी है, बहुत सरल सी इसकी परिभाषा है कि अभिक्रिया की आणविकता एक प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या है। जब कोई अभिकारक के अणु अभिक्रिया में पहले भाग ले रहे हैं तो उनकी जितनी भी अणुओं की संख्या है, जैसे H2 plus O2 is equal to 2H2O, ठीक है। तो जो H2 है और O2 है, कितने कितने अणु, एक एक अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। H2 का एक अणु, O2 का एक अणु, तो आणविकता कितनी होगी, दोनों की एक एक होगी। यहाँ हम एग्जांपल से भी समझेंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता एक प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या है। जितने अभिकारक के अणु भाग लेंगे उतनी ही अभिक्रिया की आणविकता होगी। अभिक्रिया की आणविकता यह बताती है कि एक रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कितने अणु एक साथ टकरा रहे हैं। जब कोई अभिक्रिया हो रही है और अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है तो अभिकारक के उत्पाद बनने के दौरान कितने अणु अभिकारक के आपस में टकरा रहे हैं ताकि वो उत्पाद हमें मिले, और यही बताने के लिए अभिक्रिया की आणविकता को व्यक्त किया जाता है। अगर हम अभिक्रिया की आणविकता के प्रकारों को देखें तो अभिक्रिया की आणविकता बेटा 3 प्रकार की होती है। एक होती है एक आणविक, दूसरी द्विआण्विक और तीसरी होती है त्रिआण्विक। एक आणविक का मतलब जब एक अणु भाग लेंगे अभिक्रिया में तो वो होगी एक आणविक अभिक्रिया की आणविकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेडियोधर्मी 6 होता है तो उसमें अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है। दूसरी अगर हम टाइप की बात करें द्विआण्विक की, तो जब दो अणु आपस में भाग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे NO और O3 दो अणु आपस में भाग ले रहे हैं, दोनों से मिलकर NO2 बन रहा है और NO2 जब बन गया तो ऑक्सीजन यहाँ बच गया, O2 बचा हुआ है तो O2 गैस अलग से निकल जाएगी। तो इस प्रकार जब दो अलग अलग अणु भाग लेंगे किसी अभिक्रिया में तो इस प्रकार की अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी बेटा। तीसरा होता है त्रिआण्विक अभिक्रिया, ठीक है। त्रिआण्विक आणविकता जो होगी वो कैसे होगी, तो आपको 3 अणु की भागीदारी देनी है। इसी रिएक्शन में अगर हम NO के 2 मॉलिक्यूल ले ले, O3 का अभी भी एक है, O2 का एक मॉलिक्यूल ले ले, तो यहाँ 2 अणु हैं NO के, ऑक्सीजन का एक ही है, सामने कुछ नहीं तो एक होता है, तो 2 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 3। इस प्रकार की अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी 3। तो एक बार और देख लो क्या होती है अभिक्रिया की आणविकता, तो एक प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या ही है अभिक्रिया की आणविकता, और यह बताती है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए कितने अणु की आवश्यकता है। इसके 3 प्रकार हैं, एक आणविक, द्विआण्विक और 3 आणविक। अगर एक अणु भाग लेंगे तो आणविकता 1 होगी, 2 अणु भाग लेंगे तो आणविकता 2 होगी, और अगर 3 अणु भाग लेंगे तो अभिक्रिया की आणविकता 3 होगी। आई होप
यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है अभी जितना भी मैंने बताया है। अब हम आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि लैंथेनाइट के दो उपयोग लिखिए। लैंथेनाइट के दो उपयोग। यहाँ एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो इस चैप्टर से पूछने की पूरी संभावना मुझे लग रही है, वो है बेटा लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अभी ये जो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है हम पहले उसे डिस्कस करते हैं। लैंथेनाइट के दो उपयोग लिखिए, राइट टू यूजेस ऑफ लैंथेनाइट। तो चलिए लिखते हैं दो उपयोग। अगर हम यूजेस की बात करें तो लैंथेनाइट का पहला उपयोग है मिश्र धातु के निर्माण में, यानी कि एलॉय फॉर्मेशन में। मिश्र धातु के निर्माण में लैंथेनाइट उपयोगी है। साथ ही साथ कांच और सिरेमिक उद्योग में भी लैंथेनाइट का उपयोग किया जाता है। अगर हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करें कि कैसे मिश्र धातु के निर्माण में हम लैंथेनाइट का उपयोग कर रहे हैं, तो डिटेल बेटा कुछ इस प्रकार है कि लैंथेनाइट का उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है, जैसे कि इस्पात। इस्पात यानी कि जो स्टील आता है ना, स्टील को बनाने के लिए मिश्र धातु के रूप में लोहे के साथ लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व को भी मिलाया जाता है या लैंथेनाइट को मिलाया जाता है, जो मजबूत और टिकाऊ स्टील का निर्माण करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो मिश्र धातु है उसके निर्माण में लैंथेनाइट का उपयोग किया जा रहा है। दूसरे उपयोग की बात करें कांच और सिरेमिक उद्योग में, यानी कि कांच के निर्माण करने में या जो सिरेमिक मटेरियल आते हैं हमारे घरों में उनके निर्माण करने में भी लैंथेनाइट का उपयोग किया जाता है। लैंथेनाइट ऑक्साइड जो है उसका उपयोग विशेष प्रकार के कांच और सिरेमिक आइटम बनाने में किया जाता है, जो कि रंगीन और उच्च तापीय स्थिरता वाले होते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी ये स्थिर बने होते हैं। ऐसे सिरेमिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। साथ ही साथ कांच का भी निर्माण इसकी हेल्प से इसको मिलाकर किया जाता है। तो इस प्रकार दो उपयोग अगर लैंथेनाइट के पूछा तो आप लिखोगे पहला मिश्र धातु निर्माण में और दूसरा आप लिखेंगे कांच और सिरेमिक उद्योगों में लैंथेनाइट का उपयोग किया जाता है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, और नहीं हो गए होंगे तो अभी के अभी करो। हाँ मैडम याद हो गए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, अच्छे से पढ़ के अभी याद कर लो ताकि आप भूलो ना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसी का अथवा है जो कि दिया है KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के दो उपयोग लिखिए। KMnO4 जिसे कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसके आपसे दो उपयोग पूछा है बेटा। दो उपयोगों में एक उपयोग तो मैं पहले ही बता देती हूँ, जो हमारे यहाँ पानी होता है कुओं तालाबों या नदियों में, उस पानी के प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण के लिए जो व्हाइट पाउडर आता है, उस व्हाइट पाउडर में पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो एक उपयोग तो ये हो गया। अगर हम यूजेस की बात करें तो पहला है ऑक्सीकारक के रूप में। कैसे करेंगे, तो KMnO4 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है जिसका उपयोग प्रयोगशाला और औद्योगिक प्रक्रियाओं में ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। चूंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है KMnO4, इसीलिए इसका उपयोग प्रयोगशाला और औद्योगिक प्रक्रियाओं में ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन के लिए किया जाता है। ये इसका फर्स्ट उपयोग हो गया ऑक्सीकारक के रूप में, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। दूसरे उपयोग की बात करें तो कीटाणुनाशक यानी कि डिसइंफेक्टेंट यानी कि कीटाणुनाशक के रूप में, जो मैंने अभी आपको बताया था। KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने और घावों को साफ करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में घाव को शुद्ध करने के लिए या फिर पानी को शुद्ध करने के लिए, घाव को साफ करने के लिए, घाव को शुद्ध नहीं कर रहे, घाव को साफ करने के लिए या फिर पानी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, KMnO4 का। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हुए। पहला है लैंथेनाइट के दो उपयोग, टू यूजेस ऑफ लैंथेनाइट, जिसमें मिश्र धातु निर्माण और कांच और सिरेमिक उद्योग आपको याद रखना है। डिटेल भी एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन था KMnO4 के दो उपयोग आपसे पूछा था, जिसमें एक है ऑक्सीकारक और दूसरा है कीटाणुनाशक। अगर बाई चांस यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव बना के दिया और आपसे नहीं बना तो ये आपकी गलती होगी, मैडम ने पढ़ाया है। मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से रिलेटेड एक आध देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देख के जाना
छोटी से छोटी बारीक से बारीक डिटेल आपके बहुत काम की है। कहाँ से क्या उठा के दे रहा है एनसीईआरटी से कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बायोलॉजी का भी पेपर अंदर से बना के पूछा है बेटा, छोटी छोटी डिटेल पे फोकस किया है। तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में भी पूरी संभावना है कि छोटी छोटी डिटेल पे वो फोकस करेगा। तो हर छोटी से छोटी चीज आपको पढ़ के जानी है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उप सह संयोजन संख्या की परिभाषा और एक उदाहरण लिखिए। राइट द डेफिनेशन एंड वन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। उप सह संयोजन जो संख्या है उसकी परिभाषा और एक उदाहरण हमें लिखना है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है उप सह संयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी उप सह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से सीधे जुड़े लिगैंड, ध्यान से एक बार और देखना, किसी उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से सीधे जुड़े लिगैंड यानी कि अणु या आयन की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। समझाती हूँ, डेफिनेशन से शायद समझ में ना आए कुछ बच्चों को। तो क्या बोल रहा है कि केंद्रीय धातु आयन, जैसे कि यहाँ पे CONH6 3+, ये जो लिखा हुआ है इसमें जो केंद्रीय धातु आयन है बेटा वो CO है, ठीक है। कोबाल्ट जो है वो केंद्रीय धातु आयन है। इससे जो अमोनिया है यानी कि NH3 है उसके कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो 6। NH3 के कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो 6। तो कोबाल्ट है केंद्रीय धातु आयन, इससे NH3 के 6 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो 6 जो है वो होगी बेटा कोबाल्ट की उप सहसंयोजन संख्या। फिर से ध्यान से समझना, किसी उप सहसंयोजन यौगिक में, ये एक उप सहसंयोजन यौगिक है, केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट इसमें केंद्रीय धातु आयन है जिससे NH3 के 6 मॉलिक्यूल 6 तरफ से जुड़े रहेंगे। अब परमाणु से सीधे जुड़े लिगैंड, ये लिगैंड जो है NH3 वो सीधा जुड़ा हुआ है, आयन की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब ये जो NH3 जुड़ा है इसके कितने अणु या आयन जुड़े हुए हैं, तो NH3 के 6 अणु या आयन कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है बेटा 6 यानी कि अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल, यही होगी कोबाल्ट के लिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या। कोबाल्ट की उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी यहाँ पे 6, क्योंकि केंद्रीय धातु आयन से 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। आई होप आपको उप सहसंयोजन संख्या समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो एक बार और रिमाइंड करना, इतना आपको अच्छे से याद करके जाना है। हालांकि ये चैप्टर सर ने अच्छे से पढ़ाया है, साथ ही साथ आपको इनके IUPAC नामकरण सर अभी एक वीडियो में समझाने वाले हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वो सर का पार्ट है, मेरा नहीं है। मेरा फिजिकल इनऑर्गेनिक से जितना हो पाएगा मैं उतना करवा दूंगी। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन बेटा ऐसा है जिसमें मैडम के हाथ थोड़े से ढीले हैं, मतलब समझा तो दूंगी लेकिन होगा क्या, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो फिर आप लोग बोलोगे मैडम रहने दो। तो बेटर इज दैट कि भले ही सर थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन अच्छे से करते हैं बट वो बेटर समझाते हैं मेरे से, तो उनको ही समझाने दो, मैं यही ठीक हूँ, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि सर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, वो वर्किंग भी है, उसके साथ साथ वो यहाँ पे भी आपको पढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है जितना वो कर रहे हो आपके लिए सफिशिएंट है और मेरे लिए भी, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अथवा वाला क्वेश्चन है, बढ़िया सा। केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा और एक उदाहरण पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पढ़ के जाना। राइट द डेफिनेशन एंड वन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या पूछा है, केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा और एक उदाहरण। तो ये रही केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा। सेंट्रल मेटल एटम की डेफिनेशन क्या है, तो समझो, किसी उप सहसंयोजन यौगिक में वह परमाणु या आयन जो लिगैंडों से घिरा होता है। किसी उप सहसंयोजन यौगिक में, ये एक उप सहसंयोजन यौगिक है जिसमें वह परमाणु या आयन जो लिगैंडों से घिरा होता है और उन्हें इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो F ही है बेटा केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु में यह 6 साइनाइड यानी कि CN क्या है, साइनाइड है, तो 6 साइनाइड के अणु से घिरा हुआ है।
अब जब ये 6 साइनाइड के अणु या लिगैंड से घिरा हुआ है तो साइनाइड जो है वो इसे क्या देगा, वो इसे इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, जो भी होगा। तो क्या होता है ध्यान से समझिएगा, FeCN6 जो है इसमें Fe केंद्रीय धातु परमाणु है और यह 6 साइनाइड लिगेंडों से घिरा हुआ है। ठीक है, 6 साइनाइड लिगेंडों से घिरा हुआ है, जो इसे, ये जो साइनाइड है ये इसे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर Fe होगा केंद्रीय धातु परमाणु, और जब ये आयनित होगा, आयन के रूप में कन्वर्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा और इसके ऊपर आयन आएगा, तब हम इसे कहेंगे बेटा केंद्रीय धातु आयन। अभी ये केंद्रीय धातु परमाणु है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेगा तब यही केंद्रीय धातु आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से एक बार और देखो, किसी उपसंयोजन यौगिक में वह परमाणु या आयन जो लिगैंडों से घिरा होता है, ये लिगैंड है, इससे घिरा होता है और उन्हें इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। ये जो है यही है बेटा केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण, जिसे सर लॉन्ग वीडियो में कवर करने वाले एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ मैं बताऊंगी भी तो भी आपको समझ में नहीं आने वाला, लेकिन चाहो तो इन यौगिकों के अगर आपको नाम लिखने हैं चाहिए तो आपको मैं दे देती हूँ। ये कुछ यौगिकों के नाम हैं, जैसे कि पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट, और ये रहा उसका सूत्र। इसमें पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल है, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो का मतलब होता है 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जिंकेट यानी कि Zn से ये जुड़े हुए हैं। 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं बेटा, जिंक से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार इसका जो सूत्र होगा वो होगा K2 ब्रैकेट के अंदर ZnOH4, ZnOH4। ठीक है, दूसरा है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। बहुत लंबा सा नामकरण। इसमें सबसे लास्ट में जो जिसकी संयोजकता 3 दिख रही है वो कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट थर्ड मतलब पहले आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, इसके पहले क्या है टेट्राएमीन। तो टेट्राएमीन के 4 मॉलिक्यूल, टेट्रा का मतलब 4, एमीन है इसीलिए NH3। एक्वा क्लोरिडो है, एक्वा क्लोरिडो मतलब हाइड्रो क्या बोलते से जल के साथ क्लोरीन रहेगा, जल के साथ क्लोरीन है, और थर्ड क्लोराइड तो इसके बाहर रहेगा क्लोराइड यानी कि Cl2। इसे बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे ये होता है, कैसे कैसे नामकरण होता है, IUPAC नामकरण जो है सर ने समझाया है और सर अभी भी इसको समझाने वाले हैं, तो इसकी चिंता मत करो, ये सर का टॉपिक है, सर इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है बेटा मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, केमिस्ट्री विथ बायोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में विटामिन सी संचित नहीं होता क्यों। थोड़ा सा पहले दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों है कि ह्यूमन बॉडी में विटामिन सी संचित नहीं होता। याद आ रहा है कि नहीं, मैं खड़ी हूं यहाँ, सोचो सोचो सोचो। ठीक है, क्या है, मनुष्य के शरीर में विटामिन सी संचित नहीं होता क्यों। गई भैंस पानी में, विटामिन बी और सी जो होते हैं बेटा वो जल में विलय होते हैं, और अगर ये जल में घुल जाएंगे तो जल के माध्यम से ही, मतलब जल के रूप में बहुत सारी चीजें हमारे शरीर से बाहर होती हैं व्यर्थ पदार्थों के रूप में, पसीना आता है, यूरिन पास आउट करते हैं हम, तो ऐसी बहुत सारी चीजों के साथ जो विटामिन सी है वो शरीर से बाहर जा सकता है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है। विटामिन सी जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है, अभी बताया। गई भैंस पानी में, इसे याद रखोगे, भैंस का मतलब बी और सी, और ये कहाँ घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। इसको छोड़कर बेटा जितने भी विटामिन होते हैं, बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन हैं वो सारे बसा में घुलनशील होते हैं। और हमारी ह्यूमन बॉडी का की बनी हुई है, फैट, बसा है ना, ठीक है, पूरे शरीर में बसा चर्बी चढ़ी हुई है, तो बसा है, तो बसा वाले जितने विटामिन होंगे वो हमारे शरीर में संचित हो जाएंगे, लेकिन जो पानी में घुलनशील होंगे वे हमारी बॉडी में संचित नहीं होंगे, मतलब इकट्ठे नहीं होंगे, इसीलिए हमको बी और सी बाहर से लेना पड़ता है सप्लीमेंट के रूप में बार बार। तो ध्यान से देखो, विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, इसका मतलब यह है कि
यह शरीर में वसा में घुलनशील नहीं होता। जब जल में घुलनशील है तो वसा में घुलनशील नहीं होगा और इसलिए शरीर में संचित नहीं हो पाता। अब जब ये वसा में घुल ही नहीं पाता तो हमारे शरीर में संचित हो पाएगा क्या? नहीं। तो चूंकि विटामिन सी जल में घुलनशील है, ये जल में घुल जाता है, इसीलिए ये हमारे शरीर में वसा में संचित नहीं हो पाता और अतिरिक्त विटामिन सी जो होता है वो मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। मतलब जितनी जरूरत है शरीर को उतना काम करेगा और उसके बाद जो बचा हुआ है वो हमारे शरीर में सोर्स मतलब स्टोरेज इकट्ठा नहीं हो पाएगा, ये मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये रहा विटामिन सी संचित नहीं होने का रीजन। अब इसका अथवा बड़ा अच्छा दे दिया कि जैसे विटामिन सी हमारे शरीर में संचित नहीं होता, वैसे बताओ कि मनुष्य के शरीर में विटामिन डी संचित हो जाता है क्यों? इसका भी रीजन मैंने आपको अभी बता दिया। क्या है? तो वही सेम डिट्टो जो पहले बताया, सेम एज इट इज वैसा ही, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि सी जल में घुलनशील था और डी वसा में घुलनशील है। तो चूंकि डी जो है वो वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल है, इसका मतलब यह है कि शरीर में वसा, ऊतकों और यकृत यानी कि लिवर में यह जमा हो जाएगा। कौन बेटा? विटामिन डी। और जब शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होगी तो जो हमारे शरीर में इकट्ठा वाला विटामिन डी है वो निकलेगा और निकलकर हमारे संचित भंडार से निकाला जाएगा और इसका उपयोग किया जाएगा। तो यही रीजन है कि विटामिन सी हमारे शरीर में संचित नहीं हो पाता, जबकि विटामिन डी संचित हो जाता है। सी जल में घुलनशील है और डी वसा में घुलनशील है। बस इतना याद रखना कि बी और सी जल में घुलनशील है और इसके अलावा जितने हैं वे सारे वसा में घुलनशील है। तो आई होप यहाँ तक अभी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए, चाहे भी लैंथेनाइट के उपयोग हो, पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग हो, उपसह संयोजन संख्या हो, अभिक्रिया की आणविकता हो या वेग, शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं, आपका दायित्व है कि आपको अच्छे से तैयार करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैडम आप क्विज प्रैक्टिस भी लेके आएंगी, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि संचारण, कोलरास का नियम, नर्नस समीकरण, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस टाइप के जितने भी टॉपिक हैं बेटा, अभिक्रिया, वेग, तो शुरू के जो टॉपिक हैं उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करने वाली हूँ, अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। एंड इफ यू आर कैपेबल तो प्लीज डोनेट भी कीजिए ताकि हम भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर पाए। थोड़ी सी हमें भी जरूरतें होती है, चाहे वो इंटरनेट का खर्चा हो या और भी दूसरी चीजें। हमारा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो ये जो है ये सब फ्री सर्विस है। हमने इंस्टाग्राम पर सारी चीजें फ्री करके रखी है, यूट्यूब पे भी सब फ्री है, हमारा कोई ऐप नहीं है, हम कोई पैड कोर्स नहीं चलाते। तो कुल मिलाकर यूट्यूब या इंस्टाग्राम से इनकम जीरो, और जीरो में भी हम खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है ये सब करने में, और आप सब अगर कैपेबल हैं तो जरूर से जरूर सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज क्विट, मैं नहीं पढ़ाने वाली केमिस्ट्री, मजाक कर रही हूँ। पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल पढ़ाएंगे, आपको छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। हम जल्दी ही हमारे न्यू कोर्सेज अप्रैल से लाने वाले हैं जिसमें कंटिन्यू हम 12th का पूरा सिलेबस धीरे धीरे कवर करेंगे। लाइव लेक्चर्स भी आपके लिए आएंगे, जो आपके जूनियर्स हो, 11 से जो बच्चे 12th में आ रहे हो उनको आप बता सकते हो कि अब सरल एकेडमी लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में अवेलेबल है अप्रैल से। अभी पहले आप लोग पेपर दे लो, आपके लिए हम काम कर लें फिर उनके लिए कर लेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।